टू ऑल ऑफ यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन तक बताया हूँ सर। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, प्लीज पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन किया हूँ, ठीक है। तो आज मैं देखूंगा ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कर लोगे अच्छे से पढ़ लोगे अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो सो ध्यान से, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? तो पहले कोई भी सिस्टम या कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हो या कोई भी चीज का अगर यूनिट का बात किया जाए ना सर, तो पहले उसका रिलेशन को जाने कि उसका कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटीज के साथ रिलेशन क्या है। उस रिलेशंस को लिखोगे, उसके फॉर्मूलाज को लिखोगे तो आपके सामने यूनिट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूछा है ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप लोग पढ़े हो रिलेशन, एक पढ़े हो पोटेंशियल के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, पोटेंशियल के साथ ना, पढ़े हो ना, तो यही तो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन पोटेंशियल के साथ माइनस dV/dr होता है। तो हमको तो यूनिट से मतलब है ना भाई। तो V पोटेंशियल है, पोटेंशियल का होता है यूनिट वोल्ट, और dr क्या है, ये डिस्टेंस के साथ दिख रहा है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर, तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, वोल्ट मीटर इनवर्स। तो कोई होगा ऑप्शन, देख लो वही होगा। हाँ, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है बातें पकड़ में ना, समझ में आ गया ना सर, कितना इजी था। इस टाइप का सिस्टम से रिलेटेड अगर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ना, तो सिंपली उस रिलेशन को लिखिएगा सर, और बस आपके सामने यूनिट आ जाएगा। चलो सेकंड वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको पूछेगा जरूर, याद रखिएगा। आज अगर आपको बोर्ड में पूछा तो सही है, अगर बोर्ड में नहीं पूछा तो वो मेंस में आता है, मेंस में नहीं पूछा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन से मुलाकात जरूर होगी। इसीलिए बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल, मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी देखो कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कितना सारा क्वेश्चंस है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p, स्मॉल p, इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्रीज। वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है p, जो क्या एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज इट मान लेते हैं इधर से लेफ्ट टू राइट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, इसी में एक डाइपोल को रखा हुआ है, ठीक है। एक डाइपोल सपोज इट मान लेते ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज कुछ भी, प्लस क्यू कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसी में एक डाइपोल क्रिएट होगा p, ठीक है। चलो ठीक है, इसी का देखते हैं सिंपली एक फिगर, एक मतलब रफ स्केच में बना दे रहा हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बोला डाइपोल मोमेंट p है, तो इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे ना, 90 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर रोटेट करेंगे, तो इस 90 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा सर, ये थीटा है, मैं ये एक रफ स्केच किया हूं, ठीक है। तो वर्क डन का आप लोग इक्वेशंस पता है, वर्क डन का कोई भी वर्क डन का इक्वेशन है ना, वर्क डन देखो मैं बता रहा हूं, सीखो बढ़िया से सीखो, ठीक है। कोई भी डाइपोल को अगर हम लोग उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिफ्लेक्ट करते थीटा एंगल से ना, तो उसका वर्क डन की इक्वेशन क्या होता है पता है, देखो लिखते हैं, वर्क डन ऑन डिफ्लेक्टिंग कह लो, रोटेटिंग कह लो, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग कह लो, रोटेटिंग कह लो, वर्क डन ऑन डिफ्लेक्टिंग या रोटेटिंग एनी डाइपोल कह लो, एनी डाइपोल रोटेटिंग डाइपोल एट एनी एंगल थीटा, मान लेते कोई भी एंगल थीटा से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, एट एनी एंगल थीटा, इस थीटा से हम लोग कोई भी डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक डाइपोल है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो इस केस में वर्क डन जो होगा ना, इस वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है बाबू, वर्क डन 0 से लेके थीटा, इनिशियल तो 0 है ना, p into a into sin theta dot d theta, that is the equation of work,
इन केस ऑफ रोटेटिंग द डाइपोल विथ एट एनी एंगल थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू sin थीटा डॉट डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से थीटा तक, जो आपका वैल्यू निकलेगा थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, वही होगा आंसर। बातें पकड़ में आ रही है? ये बेसिक टर्म था, इस क्वेश्चंस के पीछे का बेसिक लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट यही है। तो देखो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, ये वर्क डन की इक्वेशन है सर। कोई भी डाइपोल को अगर हम लोग कोई भी एंगल थीटा से अगर मूव करें, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग कोई भी डाइपोल का वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग, सॉरी ऑन इन, ठीक है। थोड़ा ये सब ध्यान दीजिएगा सर वर्ड्स पे थोड़ा, ठीक है ना, ये सब थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो इसको हम चलो इंटीग्रेट करते हैं। पीई कांस्टेंट बाहर 0 से थीटा sin थीटा डॉट डी थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन मैं यहाँ नहीं, यहाँ रफ करता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ sin थीटा, पी आपका है कांस्टेंट, sin थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट पुट कर दिए 0 से थीटा। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये माइनस पी कॉस थीटा और माइनस क्या होता है, ये कांस्टेंट रखना, माइनस, इस माइनस को हम बाहर कर दे रहे, ठीक है। कॉस थीटा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है ना। चलो मैं इसको रफ करूंगा, थोड़ा राइट डाउन कर लीजिएगा सर, ठीक है। राइट डाउन कर लो, मैं रफ करके थोड़ा ऊपर में बताऊंगा, ठीक है। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इंटीग्रेशन वाला टर्म कैसे, ठीक है। तो ये आपका डाइपोल का है ना, वर्क डन का हाँ, इंटीग्रेशन वाला टर्म क्या बोला था, वर्क डन वाला। कोई भी डाइपोल को अगर हम लोग कोई एक एंगल थीटा से अगर डिफ्लेक्ट करते हैं कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है सर, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा, लिमिट देखिएगा पी sin थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। पी इज द कांस्टेंट टर्म, इसीलिए बाहर कर दिया मैंने, sin थीटा डॉट डी थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सर, ठीक है। माइनस कॉस थीटा अब क्या किया मैंने, अपर लिमिट को पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। चलो इसके बाद मैं बताता हूँ, ये वर्क का इक्वेशन है ना, क्या है सर, माइनस बाहर है पी, और आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना सर, 1। चलो ठीक है, चलो इसको आप क्या करो, इस माइनस को अंदर करो तो क्या हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा, पी बाहर में ही रहने दो, ठीक है। अगर मैं माइनस को अंदर करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या आपको समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आ गया ना सर। माइनस को अंदर कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका वर्क डन का आपका ये इक्वेशन हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा क्वेश्चन में, जब भी हम लोग वर्क डन बोल रहा है क्या निकालने, जब हम कोई भी डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा बाबू, थीटा हो जाएगा 90, मतलब 0 से 90, 0 तो यहाँ था ही, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 पुट कर देना भाई, तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा बाबू, पी 1 माइनस कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी 1 माइनस 0, ये देगा 1, दैट इज पी होगा आंसर। वर्क डन कितना हो जाएगा बाबू, पी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। देखो कोई ऑप्शन होगा पी 0 भी, पी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आया बात समझ में ना। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं कितना सारा कंसेप्ट दे दिया, ठीक है। देखो पहले मैं डिराइव कर दिया ये छोटा सा इक्वेशन, उसके बाद ये देखो सबके लिए होगा, सिर्फ आपको थीटा पता रहेगा, सब क्वेश्चन सेम रहेगा। थीटा अगर कल को चेंज किया तो आप थीटा जगह सिर्फ पुट कर दीजिएगा, आंसर है। कल को यही बोल देगा कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is lying along a uniform electric field E, the work done in rotating the dipole by 90 के जगह क्या दे देगा 180, देन थीटा पुट कर दे 180 भाई, -1 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा आंसर उस केस में जब 180 से रोटेट करेंगे। दैट्स वाई हम इसका पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको मैंने पूरे कंसेप्ट को रख दिया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप सीख लो, एक बार कंसेप्ट को सीख लो, दूसरी बार दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं इतना टाइम लेता हूं सर कोई भी क्वेश्चंस को समझाने में, ठीक है ना, कि आप समझ लो। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है सर। राइट डाउन करते रहिए कॉपी में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर वाला सेक्शन से है क्वेश्चन। 3 capacitors, each of capacitance C are connected in series.
ध्यान से, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। बोल रहा है 3 कैपेसिटर है सर जिसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है और वो तीनों कैपेसिटर आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है, देन उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। क्वेश्चन आ रही है समझ में ना। देखो इसमें बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, ठीक है, देखो याद रखना, देखो इस टाइप का मैं सिखा दे रहा हूं ना, कभी नहीं भूलोगे जी, ध्यान से। क्या बोल रहा है, 3 कैपेसिटर जो है, 3 कैपेसिटर आपस में, कैपेसिटर ऐसे ही रहता है आपका, इस टाइप के बना हुआ रहता है फिगर, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी बैटरी से जुड़ा हुआ, ठीक है, और तीनों का कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, तीनों किस कॉम्बिनेशन से, सीरीज से जुड़ा हुआ है सर, सीरीज से, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे ही ना होगा, और मान लेते पोटेंशियल V से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलो सर्किट कंप्लीट है, चलो एक करंट I दौड़ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा स्केच कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में। 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और तीनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है, तो बोल रहे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। सर ध्यान से एक बात बता रहा हूं, रेजिस्टेंस में आप लोग पढ़े हो ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इंडक्टर के केस में भी आप लोग पढ़े हो, इंडक्टर का इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप कैपेसिटर में भी वही पढ़ोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद रखना, जब कभी भी रेजिस्टर का बात हो, देखो ये एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूं, रेजिस्टेंस का जब कभी भी बात हो तो रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन, देखो सब चीज सिखा दे रहा हूं। रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक आपके पास आएगा इंडक्टर। सीख लो यार, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज में दे रहा हूं ताकि आपको समझ में। ये कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाबू ध्यान से, थोड़ा इसको ध्यान से दीजिए, ठीक है। देखो जब कभी भी रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो उस केस में R1 प्लस R2, पैरेलल अगर हो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1/R1 प्लस 1/R2। ये इक्विवेलेंट चीज बता रहा हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2, पैरेलल में हो तो 1/R1 प्लस 1/R2। सिमिलर याद करना, सिमिलरली रजिस्टर में जो सीक्वेंस फॉलो होता है वही इंडक्टर में भी होता है। ऐसे इंडक्टर में भी होता है, तो इंडक्टर का साइन रेजिस्टेंस का R होता है, कैपेसिटर का C होता है, इंडक्टर को L से करते हैं। तो इंडक्टर जब कभी भी सीरीज में होना तो रजिस्टर की तरह ही कॉम्बिनेशन को शो करता है, 1/L1 प्लस 1/L2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। और लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है सर, कैपेसिटर में जस्ट इसका रिवर्स चलता है। कैपेसिटर में जब कभी भी सीरीज बोले ना तो ये आपका क्या रिवर्स चलता है, 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल बोले ना तो C1 प्लस C2। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दिया सर, इसको अगर कोई नहीं जान रहे हो तो ध्यान से थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जब कभी भी रेजिस्टेंस में पूछे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछे तो R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। सिमिलरली इंडक्टर के केस में भी सिमिलरली सेम चीज होता है। रेजिस्टर में जैसा R इक्विवेलेंट निकालते हो वैसे L इक्विवेलेंट इंडक्टर में भी निकलेगा। बट कैपेसिटर के केस में क्या होगा सर, इस रेजिस्टेंस का रिवर्स हो जाता है। जो सीरीज में रेजिस्टेंस देता है ना वो कैपेसिटर में पैरेलल वाला अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको राइट डाउन कर लीजिए एक कॉपी के साइड में नोट लिख के, ठीक है ना, कभी फंसोगे नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज आपको कैपेसिटर दिया, कल को आपको इंडक्टर भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो एक तरह के क्वेश्चंस कर लो, उसी में 3 तरह के कॉन्सेप्ट सीख लो ताकि आपको कोई मतलब कंफ्यूज ना कर पाए। चलो देखते हैं इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करूंगा ना सर, पहले इन दोनों सर्किट को नाम दे देते हैं ना, चलो C1, लेकिन सबका कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन है तो 3 अलग अलग कैपेसिटर ना, कैपेसिटेंस है C1, C2, C3, मैं नाम दे दिया सर, ठीक है, 3 कैपेसिटर। तो पहले इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे ना, तो पहले इन दोनों कैपेसिटर का यूज करोगे, तो एक निकलेगा आपका C इक्विवेलेंट, और फिर जो इन दोनों का C इक्विवेलेंट निकलेगा इस C3 के साथ क्या फिर से तो सीरीज में ही रहेगा ना भाई, फिर से तो सीरीज में ही रहेगा। ये पोटेंशियल V ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका C इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई, और ये आपका C3 जो है जैसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों के लिए C इक्विवेलेंट निकालते हैं ना सर,
सी इक्विवेलेंट निकालते तो पैरेलल में, ये सीरीज में दिया हुआ है, तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। उधर देखो फार्मूला, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बाबू, 1/C1 भी C है, C2 भी C है, तो इसको करोगे ना, C इज योर एलसीएम 1 + 1 क्या देगा 2/C, 1/C इक्विवेलेंट दिया, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बाबू C/2। तो दो कैपेसिटर, पहला दो कैपेसिटर के बीच का C इक्विवेलेंट कितना निकला सर C/T, C/2। अब क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट सर्किट था इसका, तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकला दो कैपेसिटर का, वो भी तो सीरीज में होगा C3 के साथ। तो अगेन क्या होगा, अब क्या होगा सर, यहां पर मैं करता हूं नाउ, इसके बाद ठीक है, थोड़ा ध्यान से सर, जगह कम है इसीलिए मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं ना। अब क्या होगा सर, C इक्विवेलेंट एंड C3 आर इन किसमें है सर, सीरीज में है। देन नया जो C इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट डैश, वो क्या हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट C इक्विवेलेंट प्रोडक्ट C3 इंटू C इक्विवेलेंट प्लस C3। आप इसको कैलकुलेट करोगे ना भाई, इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो C इक्विवेलेंट यही देगा, ठीक है ना, जगह कम था इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा कर दे रहा हूं, आप कर लेना। तो C इक्विवेलेंट मेरे पास क्या था सर C/2, C3 C है, C इक्विवेलेंट C/2 प्लस C3 C है, आ रही है बातें पकड़ में ना। तो नया जो C इक्विवेलेंट निकलेगा आपका, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C² 2, और इधर क्या हो जाएगा 2 एलसीएम ऊपर चला जाएगा, 2 1 3 C ना, 2 से 2 कैंसिल, C² से 1 C कैंसिल, आपका क्या हो जाएगा C/3, दैट इज योर C इक्विवेलेंट। यही होगा आपका आंसर। देख लो कोई ऑप्शन होगा C/3, उसी में टिक मार दो, चला आएगा आंसर। आपको समझ में आ रही है, थोड़ा मैं कैमरा का अरेंजमेंट करता हूं, देख लीजिए सर थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखो कुछ नहीं किए हैं, पहले दो कैपेसिटर को आपस में उस फार्मूला में पुट किया हूं, उसके बाद जो उसका इक्विवेलेंट जो है ना C3 के साथ फिर से सीरीज में होगा, उसके बाद मैं कैलकुलेट कर दिया हूं थोड़ा ध्यान से। तो मेरा C इक्विवेलेंट कितना निकल गया बाबू C/3। तो देखो कुछ ऑप्शन होगा क्या, कुछ ऑप्शन है क्या, C/3 कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो बस वही हो जाएगा ना आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया समझ में ना। तो क्या बोल रहा है, 3 कैपेसिटर जो है जिसका कैपेसिटेंस C है वो सीरीज में आपस में कनेक्टेड है, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा सर इन तीनों कैपेसिटर का, क्या हो जाएगा C/3। और ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में मैं जाऊंगा सर, प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखो फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 2। देखो बहुत ही बोल तो रहे ना, कोई भी चीज का अगर बेसिक को आप पकड़ लोगे ना सर, तो कोई भी क्वेश्चन अगर दुनिया का रख देना आपको, आप बना लोगे, मैं गारंटी देता हूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे वीडियो को अगर आपको सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर, ध्यान से। एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और नन ऑफ दीज। बोल रहा है कि कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं। देखो सर, अगर देखो इसका एक्सप्लेनेशन एकदम ध्यान से सुनो, देखो सीखो। सपोज इट कोई भी कंडक्टर का बात किया है ना, कंडक्टर देखो एक कंडक्टर है सर, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा फिगर बनाते ना जिसे आपको दिखे। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है। चलो तो कंडक्टर है तो इसमें क्या होगा सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। पिछला लेक्चर में भी मैं बताया हूं, एक क्वेश्चन था आपका, क्या था आपका, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के बीच रिलेशन। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में भी एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर ये सब सारा क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सर जो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, अगर मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर को राइज कर दे रहा हूं, तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा सर कंडक्टर का, तो क्या होगा पता है, ये जो रैंडमली मूव जो कर रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका टेम्परेचर मिलने के बाद एक्साइटेड हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, तो ये और ज्यादा फास्ट मूव करने लगेगा। और फास्ट मूव करने के कारण यहाँ
इस इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन जो होगा ना सर वो बढ़ जाएगा, कोलिजन का टेंडेंसी और इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बोल रहा कोई भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रेंडमली मूव कर रहे थे अब वो और फास्टली मूव कर रहा है और फास्टली मूव करने लगेगा, और फास्टली मूव करने के कारण उसके बीच कोलिजन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन जो होगा, टकराव जो होगा वो भी तो बढ़ेगा ना, जिसके कारण रेजिस्टेंस में क्या होगा सर, रेजिस्टेंस में भी बढ़ोतरी होगा, मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा और करंट का फ्लो स्लो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। चलो रुको, और एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इस तरीके से आप बता दिए। और एक है आपका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच रिलेशन है सर, आप लोग पढ़े होंगे। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी will be equals to resistance at 0 degree C times of 1 plus alpha into T. That is your resistance equation. Resistance equation in terms of T temperature, ठीक है। ये आपका क्या है सर, RT, ये आपका रेजिस्टेंस है at any temperature T डिग्री C मान लेते हैं, ठीक है, ये आके T डिग्री C। और ये आपका क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है सर, ये आपका रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री C। और ये अल्फा क्या है, ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है भाई, ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्या है सर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आ रही है बातें समझ में ना, ठीक है। तो इसका रिलेशन देखो ना भाई, इस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली दिख रहा है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे बाबू, टेम्परेचर को अगर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना। देखो इस रिलेशंस के आधार पे भी आपको दिख रहा है इंक्रीजेस, और मैं जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले कंसेप्ट दिया उसके भी आधार पे क्या लग रहा है आपको, इंक्रीज कर रहा है सर, इंक्रीज करेगा। और रेजिस्टेंस जब भी कोई भी कंडक्टर का इंक्रीज करेगा तो उसका करंट का फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा सर। आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको पकड़ में आ रही है ना सर। चलो बहुत बढ़िया, प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा सर, ठीक है। फिर पेशेंस रखो, वीडियो को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से। एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारा का कंसेप्ट जितना रिक्वायरमेंट है सर मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। सिर्फ आप ध्यान से वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहे, शेयर करते रहो। और कहीं भी डाउट हो ना सर तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करना, मैं आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा 110%, ठीक है। तो चलो सीखते रहो, बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा सर। हाँ सर देखिएगा सर, उसमें एक चीज और बताना था हमको और अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं। और एक थोड़ा सा वो पिछले क्वेश्चन से जो था RT इज इक्वल्स टू R0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा टी था ना। टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो टेम्परेचर देखो इस इक्वेशन में देखो, और बेहतरीन तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ, और थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था एक चीज, ठीक है, वो भी क्लियर कर लो। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना सर, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब ये वाला टर्म पूरा बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है साथ ही साथ क्या 1 के साथ प्लस में है। तो कोई भी चीज बढ़ रहा है और उसके साथ अगर कोई भी चीज को जोड़ेंगे तो ये तो और बढ़ जाएगा ना बाबू, ये तो और इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पूरे होल टर्म इंक्रीज कर जाएगा, कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। आ रही है बातें समझ में। और एक तरीके से समझ लो, ये टेम्परेचर मेरा राइज कर रहा है, तो ये राइज करने के कारण ये तो और एडिटिव प्रॉपर्टीज के साथ है ना, किसी के साथ एड अप हो रहा है ना, तो ये तो और इंक्रीज कर जाएगा। और ये इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, ये फर्दर ये मल्टीप्लिकेशन में जो इनिशियल रेजिस्टेंस है इसके साथ मल्टीपल होके ये और इंक्रीज कर जाएगा सर। दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, मेरा गोज ऑन इंक्रीजिंग। है ना सर, समझ में आया ना। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बता। हाँ सर नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बोल रहे हैं 110% इस बार आएगा ये क्वेश्चन, इस बार आएगा 110%, लिख लो इस बार आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ना सर, सिर्फ आप ध्यान से देखते रहो और ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इतना बेहतरीन तरीके से बता दूंगा ना, आपको मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान से देखो। क्या बोल रहा 110% सर ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार, लिख लो, ठीक है। तो बढ़िया से, 2 cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2, फिर से वही करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही चैप्टर से है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखो
two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel, then equivalent EMF of the combination is। क्या कह रहा है सर, ध्यान से क्वेश्चंस को बोल रहा है। दो सेल है, मतलब दो बैटरी है, जिसका EMF सर, जिसका वोल्टेज, वो EMF एक मतलब आमतौर के भाषा में बोल रहा हूं, वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है E1 एंड E2, और उसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमेशा किसके साथ रहता है, उस सेल के साथ सर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया है R1 एंड R2, और ये सारे कैसे कनेक्टेड है आपस में, दोनों ही सेल आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलली कनेक्टेड है। देन बोल रहा इक्विवेलेंट EMF क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। चलो भाई ध्यान से एक सर्किट बनाते हैं ना, सर्किट बना लेंगे ना तो आपको और समझ में आ जाएगा ना बाबू क्या बोल रहा है सर। ध्यान से पैरेलल कॉम्बिनेशन ना भाई, चल देख ले। ये बोल रहा एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में कैसा रहेगा, सेल के साथ सीरीज में रहता है। याद रखिएगा ये दोनों कैसा है सर, आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। कैसा है बाबू, पैरेलली कनेक्टेड है। एक मैं सर्किट बना दे रहा हूं ताकि आपको, और ये मान लेते हैं, चलो एक सर्किट बना दे रहे हैं, यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन में नहीं बोला है बट मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। चल भाई क्वेश्चंस का काम सिर्फ इतनी दूर का ही है, ये मैं ये एक्सटर्नल चीज बता रहा हूं आपको, एक्स्ट्रा चीज, ताकि आप समझो और बेहतरीन तरीके से। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है मान लेते, ये आपका सेल 1 है ना, तो E1 ये R1, ये E2 ये R2। आ रही है बातें पकड़ में ना सर। चलो इस पॉइंट को मैं A नाम दे देता हूं, इसको B, ठीक है बाबू ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें एक करंट भेज देते हैं ना, एक टोटल करंट I भेज देते हैं। तो जब भी I भेजेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स सेम होता है बट करंट डिफरेंट होता है ना। करंट यहाँ पर ब्रांच आ रहा है ना, ब्रांचिंग हो जाएगा, करंट दोनों ही ब्रांच में अलग अलग जाएगा। इस ब्रांच में अगर जा रहा है I1 तो इस ब्रांच में I2 जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं भेज दिया, फिर दोनों का समेशन होकर I ही घूमेगा इस सर्किट में। सर्किट आपको समझ में आ गया ना सर। दो सेल्स है जिसका EMF E1 एंड E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, और दोनों के दोनों सेल्स आपस में कैसे कनेक्टेड है सर, कैसे कनेक्टेड है, गौर करो, देखो मेन चीज में पैरेलली सर्किट तैयार। तो बोल रहा इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, इन EMF का इक्विवेलेंट क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। तो ध्यान से, सर्किट समझ में आ गया ना सर, सर्किट समझ में आ गया ना बाबू, आधा खेल खत्म, आधा खेल खत्म यहीं पर। चलो अब मैं बता रहा हूं ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं ना, ठीक है ना बाबू। एक बात पूछते हैं, बताइएगा। तो यहां पर टोटल करंट जो होगा ना भाई, ये I जो होगा वो क्या होगा पता है, ये I जो होगा ना, इन दोनों करंट का समेशन होगा ना भाई। देख लेना, इस ब्रांच में आएगा I1 आया यहां तक, ठीक है। इस ब्रांच में I2 आया, इस जगह पे क्या हो जाएगा, करंट एंटरिंग एंड करंट लिविंग क्या हो जाएगा, इस जगह पे फिर से तो ये दोनों मिलके I1 आ रहा है इधर, और इधर I2 मिलके क्या हो जाएगा बाबू, I ही ना घूमेगा, करंट I ही तो घूमेगा ना। तो टोटल करंट I जो होगा ना सर, ये क्या हो जाएगा सर, इन दोनों ब्रांच के करंट का सम हो जाएगा। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, आ रही है बातें पकड़ में ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सर, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों ही करंट का समेशन हो जाएगा ना। चल इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं बाबू, नामकरण करना बहुत जरूरी है। क्या आपको समझ में आ रही है ना। चलो ठीक है, चल भाई लेट, चल मान लेते सपोज दैट लेट द टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल कह ले, चल टर्मिनल पोटेंशियल कह देते हैं भाई। टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन A एंड B को लेट कर लेते हैं V, टर्मिनल पोटेंशियल। ये AB के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज को, टर्मिनल पोटेंशियल को V लेट कर लेते हैं, ठीक ना भाई, ठीक ना भाई। थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, कितना मजा आ रहा है ना, समझ में आ रही है ना। टर्मिनल पोटेंशियल मान लिया मैंने, ठीक है। तो बाबू ध्यान से थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो चल इसके बाद क्या करेंगे भाई, देन फर्स्ट सेल के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। देन फॉर फर्स्ट सेल, पहला सेल के लिए बात कर रहे हैं E1 के लिए, ठीक है बाबू, E1 के लिए।
सबको भूल जाओ। अभी जब हम U1 के लिए बात कर रहे हैं तो E1 पे ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चल E1 के लिए तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा ना बाबू, ये क्या हो जाएगा, लूप रूल लगा देना भाई मेरे, लूप रूल लगा दे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये देख करंट के ही डायरेक्शन में जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये पोटेंशियल तो आपका E1 माइनस I1 इंटू R1 होगा ना, I1 इंटू R1 होगा ना बाबू। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। चलो करंट के डायरेक्शन में ही देख लेते हैं ना बाबू। चल ना, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। क्या करंट का डायरेक्शन, हाँ देखो यहाँ पर गलत है, लेकिन इसमें भी सिखाऊंगा मैं। देखो यहाँ पर गलत डायरेक्शन बना लिया हम, फिर भी इसमें भी सिखाएंगे। देख पेशेंस रख, कहां पर गलत है देख। क्या करंट इधर से जा सकता है, हाँ ये तो डिस्चार्जिंग का, ये चार्जिंग का केस हो गया ना, ठीक है। देखो क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि करंट हमेशा नेगेटिव से आता है, पॉजिटिव से निकलता है ना। यहां देखो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है, तो करंट का डायरेक्शन गलत है, इसलिए इक्वेशन गलत आएगा यहाँ पर, इसीलिए मैं रुक गया था यहाँ पर। चल करंट का डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूं उसे। गलती पकड़ में आया ना, इस गलती में भी मैं सिखा दिया ना आपको, इसीलिए बोलता हूं थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना सर, तो सब चीज पकड़ में आ जाएगा। बेसिक को क्लियर रखोगे ना, कोई बोल तो रहे दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है ना बाबू। देख डायरेक्शन थोड़ा देखो, यही सब तो है बेसिक। करंट को मेरे को इधर से भेजना होगा, इधर से गया I, ये I1 में टूटा, I2 में टूटा, इधर आया I1, इधर आया I2, इधर आया I2, I1। अब देख नेगेटिव से आ रहा, पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है ना भाई, आ रही है बातें समझ में ना बाबू। और ये निकल के दोनों मिल के क्या हो जाएगा, I आ गया ना। कहां पर गलत था मैं कर दिया, ठीक है। उसमें भी आपका बनता, बट यहां पर मतलब थोड़ा साइन को लेके थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना सर, आप समझ रहे हो बात को। उसमें भी बनता, ये नहीं कि सर ने डायरेक्शन को मिटा दिया तो उसमें नहीं बनेगा, उसमें भी बनेगा, लेकिन क्या सर एक्स्ट्रा एक नेगेटिव साइन आ जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो मैं उतना आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूं, ठीक है। तो उसमें भी मैं सिखा दिया ना। तो इधर से एंटर किया, देखो इधर से इसलिए डायरेक्शन किए क्योंकि नेगेटिव से जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा करंट, ठीक है। तो देख भाई, अगर हम इसमें लूप रूल लगा देंगे भाई सेल 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इसके अक्रॉस में पोटेंशियल लिखोगे, वोल्टेज लिखोगे, तो क्या होगा, V = IR होगा ना, और करंट की डायरेक्शन में इसीलिए माइनस I1 इंटू R1, और ये इसका पोटेंशियल कितना है E1, और ये पॉजिटिव से निकल रहा है, दैट्स वाई प्लस E1। आ रही है बातें पकड़ में ना, क्या आपको समझा रहा हूं बढ़िया तरीके से ना। मैं से वीडियो को लाइक कर दो, एक लाइक कर दे भाई। इक्वेशन नंबर 2, चल भाई हो गया ना। चल इसमें से मेरे को चाहिए क्या, I1। इस I1 वाले टर्म नेगेटिव है ना सर, इसको इक्वल टू के इधर ले आओ। चल I1 इंटू R1 आ गया ना, और E1 इधर रहता है, रहने देते हैं। और ये V जो है, जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल जो मैंने लेट करके रखा है A और B के अक्रॉस, ये पॉजिटिव है, इक्वल टू के उधर माइनस। आ रही है बातें पकड़ में ना। यहां से क्या चाहिए मेरे को, I1 यहां से निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, फिर सेल 2 के लिए I2 निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका। आ रही है बातें पकड़ में ना। चल भाई चल इसके लिए तो मेरा I1 क्या हो जाएगा बाबू, E1 माइनस V बाय R1 हो जाएगा ना, R1 हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 2 नहीं कहता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, ठीक है। चल I1 आपके पास आ गया ना बाबू, I1 आपके पास आ गया ना। देख थोड़ा कैमरा को मैं अरेंज कर देता हूं, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है आई होप, ठीक है। देख थोड़ा बारीकी से थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए ना सर। उसके बाद देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन, चलो मैं अरेंज कर दे रहा हूं, वेट थोड़ा सा। ओके सर, ओके, आ रही है बातें समझ में ना। चलो अब मैं सेकंड सेल के लिए काम करूंगा, तो थोड़ा रफ कर दूंगा, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं सर, ठीक है, थोड़ा जगह बन जाएगा। चलो थोड़ा मैं सर्किट को छोटा कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड सेल के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड सेल के लिए 2 सेल है ना भाई। चल सेकंड सेल के लिए भी बात करेंगे ना बाबू। सेकंड सेल के लिए भी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, AB के अक्रॉस, तो V = चल फिर से लूप रूल इस डायरेक्शन में, फिर देखो करंट के ही डायरेक्शन में। देख जब मैं सेल 1 के लिए बात किया तो सेल 1 को ध्यान दीजिएगा, बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। अब मैं सेल 2 के लिए बात कर रहा हूं, तो सेल 2 के लिए सारा चीज को भूल जाइए, सेल 2 को ध्यान दीजिएगा। तो देखो लूप रूल करंट के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R2, और ये देखो नेगेटिव से जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, दैट्स वाई प्लस E2 माइनस
I2 इंटू R2। बात आ रही है पकड़ में से? देखो आपको इसमें लूप रूल का भी कंसेप्ट मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ सर, तो इसीलिए बारीकी से थोड़ा नेगेटिव वाला टर्म इधर लिया भाई, पॉजिटिव हो जाएगा E2, ये पॉजिटिव है उधर चल जाएगा बाबू माइनस V, देन I2 जो होगा सर E2 माइनस V अपन R2 होगा क्या? होगा ना बाबू। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे रहा हूँ। नामांकन जो नॉमेनक्लेचर पार्ट बहुत बड़ा पार्ट होता है सर सब चीज में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। I1 आपको मिल गया, I2 आपको मिल गया। अब क्या करेंगे बाबू पता है, इन I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए, अभी हम दिखा रहा हूं, ठीक है। चल भाई नोट डाउन कर लीजिए बाबू, नोट डाउन, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट वन स्टेप, चलो देखते हैं। I1 निकाल लिए बाबू, I2 निकाल लिए। अब क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे टोटल करंट I1 प्लस I2 था ना आपका इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट कर देंगे I1 का वैल्यू। I1 का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाल रखे थे सर, क्या निकाल रखे थे, E1 माइनस V अपॉन R1, और R1 है भाई R1, ठीक है। और I2 का वैल्यू हम लोग ने क्या कैलकुलेट करके रखा था सर, E2 माइनस V अपॉन R2। चल क्या करेंगे बाबू, इस I1 का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है, और I2 का भी रख देते हैं। चल रख देते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं। चलिए देखिए आप ध्यान से बारीकी से, तो ये I क्या बन जाएगा, I1 का वैल्यू क्या है सर, E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है, प्लस I2 E2 माइनस V अपॉन R2, है ना। अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे देखना ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई है भाई। चल इसमें क्या करेंगे बाबू, E1 अपॉन R1 सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, माइनस V अपॉन R1 इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया, प्लस क्योंकि ये अभी दिखने को मिलेगा E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, दिख रहा है ना बाबू। अब क्या करेंगे देख ले भाई, ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 को अलग कर देंगे, और इधर V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2 को अलग कर देंगे। देख ले भाई, ध्यान से देख लेना, बहुत काम देगा, ठीक है ना। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, थोड़ा कैलकुलेशन है सर, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या करेंगे, माइनस V को कॉमन ले ले भाई, इसमें से और इसमें से, किसमें से ले रहे हैं सर, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इस पार्ट और इस पार्ट में से माइनस V को बाहर निकाल लिए, तो बाबू अंदर में क्या बच जाएगा, R1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, क्या ये बचेगा ना। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, थोड़ा इसीलिए मैं कैलकुलेटिव पार्ट में ज्यादा ध्यान देता हूं कि ताकि आप मिस्टेक ना करो। चल बाबू अब क्या करेंगे भाई, देख ये R1 और R2 का एलसीएम ले लेना, तो R2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 इंटू E1 प्लस R1 इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा E2, है ना। बातें पकड़ में आ रही है ना भाई, माइनस V टाइम्स ऑफ, फिर से ये क्या करेंगे, इसमें भी R1 R2 को एलसीएम भाई, तो क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 होगा, R2 प्लस R1 होगा मेरे भाई, होगा ना भाई। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना बाबू, आ रही है बातें पकड़ में आ रही है ना सर। चलो अब इसमें भी मैं थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करूंगा, थोड़ा ध्यान से बारीकी से। चल देख अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह में, ठीक है सर। चल अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाला टर्म को उधर ले जाए, इक्वल टू के, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव टाइम्स ऑफ, इसको मैं सजा के लिख दे रहा हूँ R1 प्लस R2, कोई दिक्कत तो नहीं है, R1 इंटू R2, ठीक है। चल और इसको, और ये करंट वाला टर्म को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा भाई, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये होगा, और ये प्लस I जो था इक्वल टू इधर आएगा माइनस। थोड़ा मैं क्या ध्यान से, ये माइनस वाला टर्म को इक्वल टू इधर ले गया इसलिए प्लस हो गया, और ये प्लस वाला I जो है इधर ले आए, क्यों लाए दिखाते हैं। तो ये पोटेंशियल जो हो जाएगा ना V क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा ना बाबू, तो डिवाइड में जाएगा ना भाई मेरे, तो डिवाइड में जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। थोड़ा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जगह भी कम है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखो, आ गया है, ठीक है, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा पता है, I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा आपका। आ रही है बात है ना, कुछ नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन हो जाएगा ना, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये वाला टर्म जो है ना ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे में ये बच जाएगा, ये हो गया माइनस, ये देखो ऊपर चला गया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आ रही है बातें समझ में ना। इसको इक्वेशन नंबर कितना 3 था, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं ना। अब देखना आपके आंसर के करीब मैं आ रहा हूं, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा सर, मैं रफ करूंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा,
चलो बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, सीखने आ रही। चलिए थोड़ा सर्किट को अब मैं, ये इक्वेशन नंबर 4 था, उस सर्किट जो इनिशियल सर्किट था ना उसको मैं थोड़ा इक्विवेलेंट में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो सीरीज का क्या हो जाएगा भाई, सेल हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका सीरीज में होगा। और क्या था, मैं छोटा सा सर्किट बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना भाई। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिए थे, ये था ना, ठीक है ना भाई। चलो उस ये जो इनिशियल में जो मैं किया था, बना ही देता हूँ आपको थोड़ा छोटा सा मैं, ठीक है, समझ लीजिएगा सर थोड़ा सा, ठीक है। जगह कम है ना थोड़ा, इसलिए दिक्कत होते जाता, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है सर, ठीक है। चल ये है मेरा ई इक्विवेलेंट, ये है मेरा आर इक्विवेलेंट, ये है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सर ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। और इस केस में क्या था बाबू, ये था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये था R1, ये था मेरा E1, ये था आपका E1, ये R1, ये R2 था, E2 था ना, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट A था। इसी में करंट जा रहा था I, ठीक है। ये पार्ट, ये इस पार्ट में ये देख इधर से जा रहा था, हाँ ये डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट में करंट था I1, इसमें था I2, सारा का सारा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन बना देता है ना बाबू, ठीक है ना। चल कितना I, ठीक है ना। आपको बातें पकड़ में आ रही है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बातें पकड़ में आ रही है। चलो ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं बाबू। अब मेन खेल अब शुरू हुआ। लेट सपोज दैट नाउ, देख भाई सिखा रहे हैं ध्यान से थोड़ा, नहीं तो मैं आंसर भी टिक करके चला जाता, लेकिन आपको सिखा रहा हूं मैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रख के देखिए वीडियो को, ठीक है, समझिए। तो लेट द इक्विवेलेंट EMF बी ई इक्विवेलेंट। EMF इक्विवेलेंट को मैं ई इक्विवेलेंट कह लिया, ठीक है। एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट को मैं आर इक्विवेलेंट लेट कर लिया, ठीक है ना सर, लेट कर लिया। ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं लेट कर लिया, ठीक है सर, मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना बाबू। देन फिर से लिखोगे टर्मिनल जो होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देन फिर से इस सर्किट के लिए भी तो लिखोगे ना भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ध्यान से, V इज इक्वल्स टू, इस सर्किट में लूप रूल, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, प्लस से निकल रहा है E का, दैट्स वाई प्लस E इक्विवेलेंट, और करंट के ही डायरेक्शन में, इसीलिए इसमें करंट I फ्लो कर रहा, माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट। क्या आपको पकड़ में आ रही है, ये इक्वेशन समझ में आया, ये इक्वेशन पकड़ में आया सर, ये इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। चल आ रहा बातें पकड़ में ना, चलो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सर, थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। तो ये था इनिशियल सर्किट का काम, यहां तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब यही सर्किट, इनिशियल सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये रहा, और इक्विवेलेंट सर्किट का डेटा ये रहा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 5 नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए, आपके पास आंसर है सर, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे भाई, कंपेयर, देख कितना आसानी से समझाए ना सर, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, इक्वेशन 4 और 5 को आप लोग इक्वेट कर दो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस में, उस केस में भी V था, इस केस में भी V है। चल E इक्विवेलेंट के जगह में क्या है भाई मेरे, देख लो E इक्विवेलेंट के जगह क्या है, यहां नहीं लिखता हूं, थोड़ा ऊपर में लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर। तो E इक्विवेलेंट के जगह क्या है बाबू, लिख दीजिए ना, क्या है, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका हो गया क्या, EMF इक्विवेलेंट। क्या हो गया बाबू, ये इक्विवेलेंट EMF निकल गया ना ये। और फिर कंपेयर कर लो, माइनस आई, आर इक्विवेलेंट के जगह क्या है बाबू, आर इक्विवेलेंट के जगह देख लेना भाई, क्या है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आर इक्विवेलेंट निकल गया। तो आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है, ध्यान से,
क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है भाई, क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है भाई, क्या पूछा है बाबू, क्या पूछा है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ किसका, इस कॉम्बिनेशन का। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल गया ना बाबू, यही वाला ना है आंसर। देख लो ना कोई ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है क्या, मार दे टिक। E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपन R1, ले पहला में ही काम बन गया, पहला नंबर ऑप्शन में ही काम बन गया जी आपका, हो गया ना। ये था इक्विवेलेंट ईएमएफ। कल को अगर आपको आर इक्विवेलेंट इस कॉम्बिनेशन का बोलता तो क्या हो जाता बाबू आंसर, क्या हो जाता बाबू आंसर, आर इक्विवेलेंट के लिए ये हो जाता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ रखे हैं आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। सब तरीके से सेटिस्फाई है ना, आ रही है बातें समझ में ना, सीखने को आ गया ना सर, समझ में आ गया ना। देखो कितना मजा आया सर, कितना मजा आया। ये तो दो सेल था इसके लिए, कल को n नंबर ऑफ सेल्स देगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है सर, वो बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना सर, चलो बहुत बेहतरीन तरीके से ना। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पेज। सर वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो ना सर, कहीं भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा सर, ठीक है। मैं आपका डाउट को क्लियर करूंगा जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे इस टाइप के बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आऊंगा सर। सिर्फ पेशेंस रखिए एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। और चैनल में मेरे जो कोई भी नए हो सर सब्सक्राइब कर दे प्लीज, और वीडियो को लाइक करते रहो सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस वीडियो का भी लिंक दे दिया हूँ सर, प्लीज प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत सारा चीज उसमें भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर।